नाउ स्ट्रेस जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में। जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, जो अगला टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे माय डियर, नाउ इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस के बारे में। क्लियर है? अब लिखेगा नहीं माय डियर, जब मैं बोलूं लिखने के लिए तभी लिखना है सभी को। क्लियर है? हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको बताया कि स्ट्रेसेस क्या होते हैं और क्या क्या उससे क्वेश्चंस हमारे बन सकते थे, किस लेवल के, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस। वैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जो स्ट्रेसेस होती है बेसिकली दो तरह की होती है, एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक एक्चुअल स्ट्रेस। ठीक है, तो वो एस्पेक्ट अलग है। नाउ अब हम कर रहे हैं क्लासिफाइड कि जो मेरी स्ट्रेस होती है उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना माय डियर, लिखेगा नहीं कोई भी। क्लियर है? लिखना नहीं है किसी को भी। चलिए देखिए वन बाय वन क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं माय डियर, तो जो स्ट्रेसेस होती हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं स्ट्रेसेस? स्ट्रेसेस आर ऑफ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करूंगा। स्ट्रेसेस बेटा बेसिकली दो तरह की होगी। कौन कौन सी? एक होती है मेरी नॉर्मल स्ट्रेस। नाउ फर्स्ट वन इज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर? एक होगी मेरी नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी मेरी होती है सीवियर स्ट्रेस। क्लियर? एक मेरी नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी होती है मेरी सीवियर स्ट्रेस। क्लियर है सभी को? अब ये नॉर्मल स्ट्रेस या सीवियर स्ट्रेसेस क्या होती है? तो बेटा नॉर्मल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है जो किसी भी सरफेस के नॉर्मल लगती है। नॉर्मल का मतलब आपको पता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये मेरा अब इधर देखिए, मान लीजिए बेटा ये मेरा एक सरफेस या मेरा कोई मटेरियल, तो इस मटेरियल के दो फेसेस हैं, ये फेसेस हो गया, ये फेस हो गया। ठीक है, अगर इस मटेरियल के डायरेक्शन में, इस मटेरियल की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर में एक लोड यहाँ पे अप्लाई कर दूं। नाउ वी हैव अप्लाई लोड P और एक लोड मैंने माय डियर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, दैट इज लोड P। ठीक है, तो इस सरफेस की ये जो लोड लगा है माय डियर, ये लोड कहाँ लगा है? दिस लोड इज एक्टिंग एट नॉर्मल टू दिस सरफेस। ये जो सरफेस है मेरा AB, इस सरफेस AB के कहां लगा है? नॉर्मल डायरेक्शन में लगा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा है। तो इसका मतलब इस लोड की वजह से इस सेक्शन पे, इस लोड की वजह से इस सेक्शन AB पे, ये जो मेरा सेक्शन है AB, इस पे जो भी मेरी स्ट्रेसेस डेवलप होगी दैट विल बी द नॉर्मल स्ट्रेस। मैंने क्या बताया नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में? दोज स्ट्रेसेस विच एक्ट परपेंडिकुलर, विच एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। यानी कि ये सरफेस AB था, ये लोड मेरा लगा, यानी कि इस सरफेस के नॉर्मल, इस सरफेस के जो नॉर्मल मेरी जो भी स्ट्रेसेस होंगी वो कौन सी स्ट्रेसेस होंगे मेरे? दैट आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस। ये मेरी जो स्ट्रेसेस होंगे, ये सरफेस था, इसके नॉर्मल यही होगा ना भाई, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, दीज आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस। क्लियर है? तो यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना सिंपली, व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेसेस? स्ट्रेसेस नॉर्मल टू द सरफेस। बस नॉर्मल की जगह मैंने लिख लिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो स्ट्रेसेस जो कहाँ एक्ट करती हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल लगती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं। क्लियर है? नाउ सेकंड वन सीवियर स्ट्रेस। सेकंड वन क्या होती है मेरी? सीवियर स्ट्रेस होती है। सीवियर स्ट्रेस के बारे में क्या बताऊं, तो सीवियर स्ट्रेस माय डियर वो स्ट्रेसेस होती हैं विच आर एक्ट अलोंग द सरफेस। अलोंग द सरफेस का मतलब ये है कि मान लो माय डियर यही था, ये मेरा AB प्लेन था। ठीक है, या इधर प्लेन ले लो, ये दिस इज CD, ये मेरा CD प्लेन है। इस CD के नॉर्मल लोड लगा है, तो इस लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होगी इस प्लेन पे वो नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन अगर मान लो माय डियर मेरा कोई लोड ऐसा लगा है जो इस सरफेस के क्या है अलोंग है, जो एक ऐसा फोर्स लगा है जो इस सरफेस के अलोंग है, तो इस सरफेस, इस फोर्स की वजह से सरफेस पे जो स्ट्रेसेस डेवलप होगी वो क्या होगी मेरी? शियर स्ट्रेसेस। तो शियर स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है माय डियर दैट आर एक्ट अलोंग द सरफेस, जो किसी भी सरफेस के अलोंग लगती है, जो किसी भी सरफेस के अलोंग लगेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो बेटा ये मोबाइल है, ठीक है, ये आपका कोई सरफेस है। ठीक है, अगर इस सरफेस की बात करूं, ये इसका सरफेस हो गया, इस सरफेस के अगर इस सरफेस के अगर नॉर्मल कोई फोर्स लगा है यानी कि इस डायरेक्शन में, तो इस
सरफेस पे ये स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि ये क्या है, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में है, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर कोई स्ट्रेस माय डियर इस सरफेस के अलोंग, यानी कि इस डायरेक्शन में, सरफेस के अलोंग, तो ये ना, ये ऐसे भी लग सकती है, ये ऐसे भी लग सकती है, ये ऐसे भी लग सकती है, किसी भी डायरेक्शन, बस इसके अलोंग होनी चाहिए। तो अगर स्ट्रेस इसी सरफेस के अलोंग लगी है तो वो क्या होगी, मेरी शियर स्ट्रेस। समझ में आया दोनों के बीच डिफरेंस? नॉर्मल स्ट्रेस मतलब किसी सरफेस के नॉर्मल, और शियर स्ट्रेस का मतलब जो किसी सरफेस के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड लिख लेते हैं, व्हाट इज शियर स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस एक्ट अलोंग द शियर स्ट्रेस एक्ट अलोंग द सरफेस, वो स्ट्रेस जो किसी भी सरफेस के अलोंग लगती है, जो किसी भी सरफेस के क्या लगेगी, अलोंग लगेगी। क्लियर सभी को? चलो अब इधर देखो, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूं वन बाय वन। नाउ दिस इज द these are the normal stresses, ये क्या है, मेरी नॉर्मल स्ट्रेसेस है। नाउ these are the normal stress and what is this, and now this is the शियर स्ट्रेस, ये क्या है माय डियर, मेरी शियर स्ट्रेस है। क्लियर है सभी को? स्ट्रेस को दो बेसिक क्लासिफाइड किया मैंने, नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकंड वन इज द शियर स्ट्रेस। क्लियर सभी को? अब नॉर्मल स्ट्रेसेस भी जो होती है बेटा, उसको भी हम बाइफरकेट करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं अगेन 3 कैटेगरी में। ठीक है, जो मेरी स्ट्रेसेस होगी उसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी होगी मेरी 3 कैटेगरी? चलिए उसको देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे ना नॉर्मल स्ट्रेसेस को भी मैंने 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर लिया। कौन कौन सा? दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड नाउ इट इज थर्ड। ठीक है, क्या क्या थी मेरी नॉर्मल स्ट्रेस में? सबसे पहली आती है मेरी, डेट इज द डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ठीक है, सॉरी, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। तो सबसे पहले आती है मेरी, डेट इज डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। सेकेंड वन आता है माय डियर, डेट इज द बेंडिंग स्ट्रेस। सेकेंड वन इज द बेंडिंग स्ट्रेस एंड नाउ थर्ड वन इज द बियरिंग स्ट्रेस। जो तीसरी होती है वो होती है मेरी बियरिंग स्ट्रेस। क्लियर है? तीसरी कौन सी? बियरिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को मैंने 3 कैटेगरी में अगेन डिवाइड किया। कौन कौन सा? एक डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस एंड थर्ड वन इज द बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, जो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस होती है माय डियर, इसी को हम बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेट इज एक्सियल स्ट्रेस। इसी को हम एक्सियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्लियर है? डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस बोल लो या फिर एक्सियल स्ट्रेस बोल लो, एक ही बात है। क्लियर है? अब जो मेरी शियर स्ट्रेस होती है, शियर स्ट्रेस बेटा बेसिकली 2 तरह की होंगी। कौन कौन सी, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे शियर स्ट्रेस मेरी कौन कौन सी 2 तरह की होंगी, तो वन बाय वन देखते हैं ना, कौन कौन सी होंगी। 2 क्लासिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे, नाउ फर्स्ट नाउ सेकेंड। ठीक है, चलिए, एक होती है मेरी डायरेक्ट नॉर्मल डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। में एक होगी मेरी डेट इज डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज ऑफ इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। सेकेंड वन होगी डेट इज इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। क्लियर? इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, पहली डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होती है और दूसरी इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगी। इतना समझ में आया सभी को? चलो, अभी नोट नहीं करना, बाद में नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने स्ट्रेसेस का बेसिकली बताया कि भाई 2 तरह की होती हैं। जितनी भी स्ट्रेसेस हैं, जितनी भी तरह की स्ट्रेसेस हम पढ़ते हैं, वो 2 ही तरह की होती है, या तो वो आइदर नॉर्मल स्ट्रेस होगी या वो आइदर शियर स्ट्रेस होगी। ठीक है, फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया हमने, नॉर्मल स्ट्रेसेस को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया और शियर स्ट्रेस को फर्दर अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर? नॉर्मल स्ट्रेस को क्या बताया मैंने, जो किसी भी सरफेस के नॉर्मल लगेगी, और शियर स्ट्रेस को मैंने क्या बताया, वो स्ट्रेस जो किसी भी सरफेस के अलोंग लगेगी। इतना क्लियर है? नाउ फर्स्ट वन, अब नॉर्मल स्ट्रेसेस में फर्स्ट वन पढ़ते हैं हम, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस। क्लियर है? चलो अब देखते हैं इसको बेटा। नाउ फर्स्ट वन हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस। क्लियर है? चलिए देखते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं इसको। नाउ हेडिंग है बेटा मेरा फर्स्ट, that is the direct normal stress, और डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस को ही हम बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस, और इसी को माय डियर हम क्या बोलते हैं, एक और नाम देते हैं, दैट इज एक्सियल स्ट्रेस। क्लियर है सभी को? चलो देखो वन बाय वन, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस। लिखना नहीं है किसी को भी, ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक बार देख लेंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इधर देखो, मान लो बेटा ये मेरे पास क्या है, दिस इज द, ये मैंने एक मटेरियल ले लिया, ये मैंने एक बॉडी ले ली। ठीक है, क्लियर सभी को?
अब इस बॉडी में मेरे कुछ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी होगा, इस बॉडी का मेरा कोई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो नाउ वी दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये क्या हो गया मेरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग मैं कोई फोर्स अप्लाई कर दूं, तो मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, नाउ दिस फोर्स इज P, ठीक है, इधर भी मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, नाउ दिस फोर्स इज P, ये भी मेरा क्या है फोर्स P हो गया, ठीक है। तो उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग आप कोई भी फोर्स अप्लाई कर दो किसी भी बॉडी में, उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स आप अप्लाई कर दो, तो उस फोर्स की वजह से उसके किसी भी सेक्शन पे जो स्ट्रेसेस डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। द स्ट्रेसेस विच इज डेवलप्ड ड्यू टू डायरेक्ट एक्शन ऑफ लोड, जो लोड की डायरेक्ट एक्शन की वजह से डेवलप होगी किसी भी मटेरियल के अंदर, वो स्ट्रेस क्या होती है मेरी डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस होती है, और सिंपली एक्सियल स्ट्रेस होती है। क्लियर, समझ में? किसी भी सेक्शन पे माय डियर, माने ये लोड था, ये मेरी एक बार थी, इस बार पे मैंने दोनों एक लोड लगा दिए दोनों एंड पे, तो इन लोड की वजह से कोई भी आप सेक्शन ले लो, इन लोड की वजह से ये मैंने एक सेक्शन लिया डेट इज सेक्शन x1, दूसरा मैंने सेक्शन लिया डेट इज x2, तो इस लोड की वजह से हर एक सेक्शन पे जो मेरी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होगी, उसी स्ट्रेसेस को मैं क्या बोलता हूं, वी कॉल इट डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस। अगर इस लोड की वजह से माय डियर इस सेक्शन पे जो मेरी स्ट्रेस है, अगर वो यूनिफॉर्म हो जाती है, इस सेक्शन पे वो मेरी स्ट्रेस क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाए, तो हम उसी को बोलते हैं सिंपल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे उसी को? देन वी कॉल इट सिंपल स्ट्रेस। समझ में? अगर इस लोड की वजह से किसी भी सेक्शन पे मेरी स्ट्रेस क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ये मेरी कुछ स्ट्रेसेस इस तरह से जनरेट है, और ये मेरी यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस, अगर इसी भी सेक्शन पे मेरी स्ट्रेस यूनिफॉर्मली जनरेट हो जाए, तो माय डियर उसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सिंपल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे हम उसको? सिंपल स्ट्रेस बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर सभी को? अब ये कौन सी मेरी स्ट्रेसेस हुई? नाउ दीज आर द सिंपल स्ट्रेस, ये क्या हो गई मेरी, नाउ दिस इज द सिंपल स्ट्रेस। क्लियर है? क्या हुई? सिंपल स्ट्रेस हो गई। क्लियर है? चलो एक और अच्छी सी बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो। देखो इधर देखना है सभी को। मान लो बेटा ये मेरी बार थी, ठीक है, नाउ दिस इज द बार, नाउ ये बार है मेरी, ठीक है। अब इस बार का कोई मेरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहीं ये होगा, नाउ दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बार, ठीक है, ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था। इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग आपने मान लो इस सरफेस पे कहीं भी आपने फोर्स लगा दिया, दिस इज द पी फोर्स, ठीक है, ये फोर्स लगा दिया पी आपने, तो बेटा आपने ये पी फोर्स लगा है, तो ये भी तो डायरेक्ट ही लगा है फोर्स, ये फोर्स भी कैसा फोर्स लगा है, डायरेक्ट ही तो लगा है इस सरफेस पे। तो इस लोड की वजह से किसी भी सेक्शन पे, मान लो दैट इज सेक्शन x3, नाउ दिस इज द सेक्शन x4, तो किसी भी सेक्शन पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा इस लोड की वजह से, वो भी क्या है मेरी डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो इन सरफेसेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होगी, तो मैंने उसको क्या बोला, नॉर्मल स्ट्रेस। डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इट इज डेवलप्ड ड्यू टू दिस फोर्स P, वो इस फोर्स P की वजह से डेवलप हो रही है। ये जरूरी नहीं है कि वो हर एक सेक्शन पे यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म कब होगी? जब मेरा ये लोड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो बिल्कुल उसके लिए एसेंट्रिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर एसेंट्रिसिटी 0 नहीं है, क्योंकि ये क्या है मेरा CG है, और इस CG से ये कुछ ना कुछ एसेंट्रिसिटी पे, CG से कुछ ना कुछ एसेंट्रिसिटी पे, तो ये एक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा इसमें। नाउ दिस विल प्रोड्यूस ए मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? नाउ द मैग्नीट्यूड इज P into E। इस मोमेंट की वजह से भी एडिशनल मेरी स्ट्रेसेस जनरेट होगी, और इस लोड की वजह से भी होगी अगर एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है। CG और लाइन ऑफ एक्शन, जो मेरी बॉडी का CG है और लोड की जो लाइन ऑफ एक्शन है, अगर उनके दोनों के बीच में कुछ गैप है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अगर एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे कभी भी स्ट्रेस मेरी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेटा इस एसेंट्रिसिटी की वजह से एडिशनल मोमेंट जनरेट होते हैं बॉडी में, कितना P into E, और इस मोमेंट की वजह से भी स्ट्रेस जनरेट होगा। मेरी स्ट्रेस यूनिफॉर्म तभी हो सकती है जब ये लोड कहां लगा हो, बिल्कुल CG पे एक्ट कर रहा हो। कहां पे एक्ट करेगा? CG पे एक्ट करेगा, तो मेरे कोई ना सेंट्रिसिटी होगी, ना ही कोई एडिशनल मोमेंट होगा,
और मेरी जो स्ट्रेसिस हो जाएगी हर एक सेक्शन पे वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। क्लियर है सभी को? अब कोई भी सेक्शन ले लो आप, सेक्शन x1 लिया, x2 लिया, x3 लिया, x4 लिया, हर एक सेक्शन पे जो स्ट्रेस है वो कहाँ है, नॉर्मल डायरेक्शन में, तो नॉर्मल स्ट्रेस का पार्ट होगा। डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, डायरेक्ट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज डेवलप्ड ड्यू टू दिस फोर्स P, इस फोर्स P की वजह से वो डायरेक्टली डेवलप हो रही है, तो वी कॉल इट डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। हम उसको क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे हैं। और इसी को हम बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस। व्हाई वी कॉल इट एक्सियल स्ट्रेस? एक्सियल स्ट्रेस बेटा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कहां डेवलप हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग ही तो डेवलप हो रही है, एक्सियल डायरेक्शन में डेवलप हो रही है। क्लियर है, समझ में आया सभी को? चलो अब इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। नाउ शॉर्ट डेफिनेशन इज, इसकी डेफिनेशन में लिखवा देता हूं, स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड, नाउ स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड, स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड ड्यू टू, stress which is developed due to direct application of, which is developed due to direct application, which is developed due to direct application of load। वो स्ट्रेस जो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लोड की वजह से जनरेट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर? एक दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, इफ दिस डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, if this stress is uniform, if this stress is uniform over the section, then we call it simple stress। उसी को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल स्ट्रेसेस बोल देते हैं, वी कॉल इट सिंपल स्ट्रेस। अगर यही डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी सरफेस पे मेरी यूनिफॉर्म हो जाए, जैसे बेटा यहाँ पे हुई है, जैसे ये यहाँ पे हुई है, क्या हो रही है वो यूनिफॉर्म, तो इसी स्ट्रेसेस को हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट सिंपल स्ट्रेस। समझ में आया सभी को? चलो समझ में आया? चाहे तो नोट कर सकते हैं, पहले वाला ये नोट कर सकते हैं, 1 बाय 1 समझते चलेंगे सभी। क्लियर सभी को? समझ में आया? अगर किसी को बेटा डाउट रह जाए तो यू कैन मैसेज मी, आप सीधे ऐप में मेरे को मैसेज कर दीजिए, वहां पे आपके सब क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड टाइप, नॉर्मल स्ट्रेसेस पढ़ रहे हैं। ये नॉर्मल स्ट्रेसेस का मेरा फर्स्ट पार्ट था, दैट इज डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। नाउ इट इज द फर्स्ट पार्ट, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट, अगला पार्ट पढ़ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर थर्ड, सॉरी सेकंड टाइप। नाउ सेकंड टाइप है बेटा मेरा, नाउ द सेकंड टाइप इज, सेकंड टाइप क्या बताया था मैंने, बेंडिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस में 3 तरह की स्ट्रेसेस बताई थी ना मैंने, कौन कौन सी, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, सेकंड वन कौन सी बताई थी मैंने, बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज द बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ सेकेंड टाइप इज द बेंडिंग स्ट्रेस। क्लियर है? बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या होती है मेरी बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। सुनिए इधर सुनिए, मान लो, ये मान लो छोड़ो, पहले सुनो एक बात। देखो बेटा, सिंपल डेफिनेशन आपको पढ़नी है, आपको रटना नहीं है। आप जैसे आप इंजीनियरिंग में करते थे, रटते थे चीजों को, तो रटने से कुछ नहीं होना, आपको चीजें पता होनी चाहिए। आपसे अगर कोई पूछता है नॉर्मल स्ट्रेस, तो 1 वर्ड में एक लाइन में सीधे आंसर देना है, सर वो स्ट्रेस जो किसी भी सरफेस के नॉर्मल लगेगी, बस सीधी बात। शेयर स्ट्रेस पूछे, सर वो स्ट्रेस जो किसी भी सरफेस के अलोंग लगेगी, बात खत्म वहीं पे। आपको कोई डेफिनेशन नहीं रटनी है लंबी चौड़ी और उसको रट के वहां पे बताने, नहीं, बस समझ में आना चाहिए। जब भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब भी आपके क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, जिस तरह के सिनेरियो आज के टाइम पे आपके एग्जाम्स में हैं, तो आप डायरेक्टली अगर सोचें कि रट के क्वेश्चन कर लेंगे तो बेटा पॉसिबल नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना जरूरी है। चलो बेटा पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है? तो बेंडिंग स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है विच इज डेवलप्ड ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। जो किसकी वजह से डेवलप होती है? बेंडिंग मोमेंट की वजह से डेवलप होती है। दोज स्ट्रेसेस विच इज डेवलप्ड ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। अब आप कहेंगे सर बेंडिंग मोमेंट की वजह से कैसे डेवलप होगी? देखो ध्यान से सुनो, मान लो बेटा दिस इज ए बीम, ये मेरा बीम है। ठीक है, ये क्या है मेरा बीम, एंड नाउ दिस बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट बोथ द एंड्स। ये मेरा बीम था। ये बीम को थोड़ा सा मैं लेंदी कर लेता हूं, रुकिए एक मिनट। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट।
ठीक है, ये मेरा बीम था, ठीक है, ये बीम मेरे दोनों एंड पे क्या है, नाउ दिस बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट बोथ द एंड्स, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी सिंपली सपोर्टेड है और बेटा ये यहाँ पे भी आपका क्या है, सिंपली सपोर्टेड। क्लियर, चलो अब ध्यान से सुनना। नाउ दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और इसको बोलते हैं दैट इज न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसी को, इट इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है, क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस, जब बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम बताऊंगा तब बता दूंगा, अभी इंजीनियरिंग किए हो तो इतना तो पता होगा बेटा न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, ये मेरा बीम था, क्लियर है माय डियर, ये मेरा बीम था। अगर इस बीम के ऊपर मैं बेटा बेंडिंग मोमेंट को अप्लाई कर दूं, अगर मैं इसी बीम के ऊपर एक बेंडिंग मोमेंट को अप्लाई कर दूं, बेंडिंग मोमेंट कैसे लगाया मैंने, एक मोमेंट ऐसे ही लगाते हैं ना बेंडिंग मोमेंट, अगर इस बीम के ऊपर मैं बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर दूं तो बीम क्या करेगा, मेरा बेंड करेगा, बीम क्या करेगा, बेंड करेगा। अब देखो ये मेरा बीम है, इस बीम के ऊपर मैंने एक मोमेंट ऐसे, एक ऐसे मोमेंट, होगिंग मोमेंट होता है, क्या होता है होगिंग सैगिंग, वो अगले चैप्टर में पढ़े। जब मैं मोमेंट लगाऊंगा बेटा इस बीम पे कुछ ऐसे, इधर से भी अप्लाई कर रहा हूं, इधर से भी अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या करेगा, ऐसे बीम के ऊपर ऐसे अप्लाई कर रहे हैं तो बीम क्या करेगा, नीचे से अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा। और जब बेटा बीम अपवर्ड डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा तो नाउ द बीम विल बी बैंड लाइक दिस, बीम कुछ मेरा इस तरह से, ओ सॉरी, बीम विल बी बैंड लाइक दिस, बीम मेरा कुछ इस तरह से बैंड होने की कोशिश करेगा, यहां से भी बैंड होगा, नाउ दिस विल बी बैंड लाइक दिस, नीचे से हुआ। नाउ अब मेरी ये जो पोजीशन है, नाउ दिस विल बी हियर, ऐसे कुछ पहुंच जाएगी। बीम बैंड होके कुछ इसी तरह की शेप लेगा। अरे बेटा ये तो कॉमन सेंस है ना, जब आप बीम है, बीम के ऊपर इस तरह का मोमेंट लगाओगे दोनों एंड से तो बीम विल बी डिफ्लेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट करेगा ना। तो अब सुनो, मैंने बीम पे क्या लगाया था, मोमेंट, बीम पे मैंने क्या अप्लाई किया था माय डियर, नाउ वी अप्लाई द मोमेंट। लेकिन इस मोमेंट की वजह से कोई भी सेक्शन उठा के देख लो, मैंने दोनों एंड के सेक्शन देख लिए, ये जो पॉइंट था बेटा, इस पॉइंट को अगर मैं 1 बोलूं तो ये कहीं नई पोजीशन पे चला गया है, कहां पे, नाउ दिस इज द 1 डैश, कहां पे चला गया, 1 डैश, यानी कि इस पार्ट में एलोंगेशन हो गया। कोई दूसरा पॉइंट अगर मैं यहां पे लाऊं, नाउ दिस इज द पॉइंट नंबर 2, तो वो कहीं नई पोजीशन पे चला गया, नाउ दिस इज द 2 डैश। नाउ अगर मैं कोई तीसरा पॉइंट यहां पे देखता हूं, नाउ दिस थर्ड पॉइंट इस कहीं नई पोजीशन पे चला गया, दिस इज 3 डैश। इसी तरह से इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कुछ जो पोर्शन था वो मेरा किस में चला गया, एलोंगेट हो गया, क्या हो गया, एलोंगेट हो गया, यानी कि टेंशन में चला गया। टेंशन में होगा जब तो बेटा एलोंगेट करेगा, क्लियर। अब अगर मैं इस न्यूट्रल एक्सिस, ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस थी, इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की बात करूं तो मेरा, मान लीजिए ये मेरा कोई पॉइंट था, नाउ दिस इज द पॉइंट नंबर 4, तो ये पॉइंट कहीं नई पोजीशन पे चला गया, दैट इज 4 डैश, यहां पे चला गया ना। ये पॉइंट नंबर 5 था, नाउ दिस इज द पॉइंट नंबर 5, ये भी किसी नई पोजीशन पे चला गया, दैट इज 5th डैश। ये पॉइंट नंबर 6 कहीं नई पोजीशन पे चला गया, दैट इज 6 डैश। नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 7, ये भी कहीं चला गया, नाउ दैट इज 7 डैश। एंड नाउ दिस इज द पॉइंट नंबर 8, ये भी किसी नई पोजीशन पे चला गया, दैट इज पॉइंट नंबर 8। यानी कि न्यूट्रल एक्सिस, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस था बेटा। तो न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, थोड़ा कंप्रेस हो गया, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का थोड़ा सा पार्ट कहां गया, बाहर की तरफ आ गया, यानी कि टेंशन में आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंप्रेशन, ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन। अब आप देख रहे होंगे सर एलोंगेशन हुआ है, डिफॉर्मेशन हुआ है बॉडी में, हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देखो दोनों एंड ले लो बेटा, ये एंड तो ले लिया, अब इस एंड को भी देख लेते हैं। मान लो कोई पॉइंट यहां पे था अगर मेरा 1 बेटा, तो वो कहां चला गया, यहां चला गया ना डिफॉर्मेशन के बाद 1 डैश पे, तो इतना पार्ट मेरा एलोंगेट हुआ कि नहीं। अब मान लो ये मेरा कहीं पे पॉइंट 2 था, तो ये कहां चला गया, 2 डैश, यहां पे आ गया ना। अब ये कोई मेरा तीसरा पॉइंट था 3, ये कहां चला गया, 3 डैश। इसी तरह से ये पॉइंट मान लो 4, तो कहां पे आ गया, 4 डैश। न्यूट्रल एक्सिस पे मेरी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, न्यूट्रल एक्सिस का जो पॉइंट पहले था वो वहीं का वहीं है अभी भी, क्लियर। नाउ सिमिलरली अगर कोई पॉइंट था यहाँ पे, नाउ दिस इज द पॉइंट 5, तो वो नई पोजीशन पे आ गया, दैट इज 5th डैश। ये यहाँ पे था अगर पॉइंट 6, नाउ इट इज
6 डैश, अगर ये पॉइंट यहाँ पे था दैट इज 7, नाउ इट इज कमिंग आउट टू बीन 7 डैश, अगर ये पॉइंट 8 था तो नाउ इट इज कमिंग इन आउट 8 डैश। तो माय डियर दूसरे एंड पे आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल एक्सिस, ये जो न्यूट्रल एक्सिस थी इसके ऊपर का पार्ट मेरा किसमें है, नाउ दिस पार्ट जॉन इज इन टेंशन, किसमें है, टेंशन। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट की कंपेयर करेंगे, नाउ इट इज इन कंप्रेशन, वो किसमें है, कंप्रेशन में। कंप्रेशन बेटा दब गया ना अंदर की तरफ, इधर भी कहां चला गया, अंदर की तरफ आ गया ना, ऊपर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर बाहर की तरफ, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या है, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब डिफॉर्मेशन हुआ है बॉडी में, क्लियर। और जब बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ है तो किसकी वजह से हुआ था, इन मोमेंट की वजह से, ये जो मैंने बेंडिंग मोमेंट दोनों एंड पे अप्लाई किया था इसी की वजह से डिफॉर्मेशन आया है। और याद आ रहा होगा आपको स्ट्रेस में मैंने बताया था जहां डिफॉर्मेशन वहां स्ट्रेन आएगा, और स्ट्रेन इज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन इज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस। जब डिफॉर्मेशन हुए हैं बॉडी में माय डियर, तो इसका मतलब क्या है कि जब डिफॉर्मेशन हुआ है तो इसका मतलब स्ट्रेन है बॉडी में, और बॉडी में स्ट्रेन है तो इसका मतलब वहां पे स्ट्रेसेस भी मेरे जनरेट हुए हैं, स्ट्रेसेस भी मेरे क्या हुए हैं, जनरेट हुए हैं। जब स्ट्रेसेस मेरे जनरेट हुए हैं, किसकी वजह से हुए स्ट्रेसेस जनरेट, इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से, तो इसका मतलब दीज स्ट्रेसेस आर कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस बिकॉज इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड एट द एंड्स। जो मैंने दोनों एंड्स पे बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किए थे उन्हीं की वजह से ये मेरे स्ट्रेसेस डेवलप हुए हैं, और इन्हीं स्ट्रेसेस को माय डियर क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, अरे समझ में आया कि नहीं। एक और बड़ी बात, इसे डिटेल में पढ़ेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। जब मैं बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम आपको पढ़ाऊंगा वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, क्लियर है। एक और बात, आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है दैट इज वेरी लीनियरली अक्रॉस द सेक्शन। वो सेक्शन के कैसे वेरी कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है, यहां पे भी लीनियरली वेरी कर रही है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बेंडिंग स्ट्रेस वेरी कैसे, लीनियरली, स्ट्रेट और पैराबोलिक, क्यूबिक, कैसे वेरी करती है, दैट इज लीनियरली अक्रॉस द सेक्शन। एक जोन में टेंशन में होगा तो ऊपर कंप्रेशन, अगर ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन, अगर नीचे टेंशन तो ऊपर कंप्रेशन। क्लियर, समझ में आया बेटा। अगर बेटा अभी भी समझ नहीं आया तो इससे अच्छा तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, ठीक है। तो मेरी फिर आपके लिए जो है शुभकामनाएं आपके साथ, क्लियर। चलो लिख लेते हैं डेफिनेशन, समझ में आया ना बेटा। नाउ क्या बताई थी बेंडिंग स्ट्रेस मैंने, नाउ स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड, stress which is developed due to बेंडिंग मोमेंट। वो स्ट्रेस जो किसकी वजह से डेवलप होती है, बेंडिंग स्ट्रेस की, बेंडिंग मोमेंट की वजह से जनरेट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर है माय डियर। सेकंड पॉइंट, एक और बात बता, नाउ बेंडिंग स्ट्रेस varies linearly across the section, बेंडिंग स्ट्रेस वेरी linearly across the section। जो मेरी बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो कैसे वेरी करती है सेक्शन के अलोंग, linearly across the section। क्लियर है। चलो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या कोई चेंज हुआ था, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या कोई चेंज हुआ है, डिफॉर्मेशन आया है, नहीं। नाउ एट न्यूट्रल एक्सिस, अगर माय डियर मैं न्यूट्रल एक्सिस की बात करता हूं तो एट न्यूट्रल एक्सिस पे मेरी डिफॉर्मेशन जीरो यानी कि स्ट्रेन जीरो, तो इसका मतलब स्ट्रेस भी कितना होगा, E इंटू एप्सिलॉन इंटू ए होता ना, तो अगर ये जीरो है तो स्ट्रेस भी मेरा कितना होगा, जीरो। तो न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस और स्ट्रेन मेरी दोनों जीरो होती है। क्लियर बेटा, अरे क्लियर है। चलो अच्छी बात, समझ में आया हुआ होपफुली। ये था मेरा बेटा सेकेंड टाइप। अब एक और बात मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा, सवाल क्या है मेरा, बिकॉज बेंडिंग स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, बोला था ना। और नॉर्मल स्ट्रेस क्या बताई थी मैंने, नॉर्मल स्ट्रेस बताई थी कि वो स्ट्रेस जो किसी भी सरफेस के नॉर्मल लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। तो बेटा ये सरफेस था, ये सरफेस है ना, तो बेटा कैसे लगी हुई है ये स्ट्रेस, नाउ दिस स्ट्रेस इज एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो स्ट्रेस है मेरी कहां से लगी है, नॉर्मल टू द सरफेस। ये स्ट्रेस बेटा मेरी सरफेस के कैसी डायरेक्शन में लगी हुई है, नाउ दिस स्ट्रेस आर एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। तो दे बिकॉज दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस इज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि वो सरफेस के कहां लगी हुई है, नॉर्मल डायरेक्शन में लगी हुई है। कहां लगी हुई है, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में।
क्लियर सभी को? चलो नोट करो इसको, नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर अगला पार्ट पढ़ेंगे बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। कर लिया? चलिए अब आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट बेंडिंग पहला हमने पढ़ लिया, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस। सेकंड है मेरा बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ थर्ड पार्ट है मेरा बेटा, दैट इज क्या बताया था मैंने, बियरिंग स्ट्रेस। नाउ थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज द बियरिंग स्ट्रेस।